तो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक फिजिक्स की, और हमने ये डिस्कस किया था कि कोई एटम है हमारा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक्साइटेड स्टेट में है, वहाँ से जंप करके नीचे आता है, ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करता है, तो डिफरेंट टाइप के फोटॉन जो है वो निकल सकते हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जैसे कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्या तरीके हैं एनर्जी देने के, वो मैंने लिखवाए हुए हैं आपको। एक तरीका है हीट, जिस एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है उसका एक सैंपल लीजिए, उसको गर्म करिए, हीट वाली एनर्जी मिलेगी, उससे एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेटों में जाएंगे। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, वो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में है, स्पार्किंग होने लगी, उससे एनर्जी मिली, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। तीसरा तरीका बताया था कोलिजन, या कोई एटम है उसका दूसरे किसी पार्टिकल से टक्कर कोलिजन करवाया, जैसे न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया उस पर या प्रोटॉन मार दिया, तो जो कोलिजन होगा तो उसमें जो पार्टिकल फेंका था उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो एटम एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। चौथा तरीका बताया था फोटॉन वाला, फोटॉन मार दो, फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एटम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये याद दिलाया मैंने आपको कि हाँ ये चीज़ आपको बताई गई है। अब हम इसमें जो तीसरा वाला तरीका था कोलिजन वाला, उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि कोई एटम है ग्राउंड स्टेट में है, इधर से दूसरा कोई पार्टिकल उस पर मार दिया, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो गया, जो पार्टिकल आ रहा था वो टकराया, काइनेटिक एनर्जी इसकी थोड़ी सी इसने एब्जॉर्ब करी और अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, तो जो कोलिजन वाला मेथड है जिससे किसी एटम को हमें एक्साइट करना है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बात हुई है। देखिए हमारे पास एक एटम है, वो ग्राउंड स्टेट में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके पास एटम और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ग्राउंड स्टेट में है। ये चल रहा था कुछ, इधर से एक कोई पार्टिकल आया, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एनीथिंग, ये आ रहा है ऐसे। ठीक, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है K1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी है K2। अब दोनों की टक्कर हुई, टक्कर जब हुई तो ये जो पार्टिकल है और ये एटम है, तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ K1 डैश, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ K2 डैश, और ये जो एटम है इस पे हमने स्टार बना दिया। स्टार का बना दिया का मतलब कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये अब ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। एक्साइटेड स्टेट में जाने का तरीका आप जानते हैं कि भाई ऐसा है, ये ग्राउंड स्टेट में थे n=1 और यहाँ से किसी स्टेट n में जाना है, तो ऐसे में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल सही है। डेल्टा ई कौन है? एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब फॉर एटम टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आएगी, तो हम बताएंगे ये सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है
उसमें कमी आएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आएगी वो एनर्जी ये एटम एब्जॉर्ब करेगा अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। हाँ सही है, ये n1 बराबर 1 से कहाँ पहुंचेगा, n2 बराबर n में। सही। हाँ, अब डेल्टा ई की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, क्या वो RH/z² 1/n1² माइनस 1/n2² या 13.6z² 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे चाहो वैसे लिख लो। अच्छा, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि डेल्टा ई आ कहाँ से रहा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में कमी हो रही है वही इस डेल्टा ई के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम। अच्छा, तो हमने कभी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज के लिए K1 प्लस K2, ये पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है, K बिफोर माइनस K आफ्टर इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाई एटम यानी कि डेल्टा ई। पहले वाली काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस K2, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी K1 डैश प्लस K2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा ई। सही, इतनी बात पहले हमने समझी। अब इसमें क्या और जो है वो चीज़ें हैं वो समझने के लिए हम जो है कोलिजन जो होता है, जो मैकेनिक्स में कोलिजन पढ़ा जाता है, उसका कुछ रिजल्ट यहाँ पर पहले बताएंगे, ठीक। और फिर उस रिजल्ट को यूज़ करके कुछ ये एटम पार्टिकल इनका कोलिजन जो भी है वो सब डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, ये कौन है ये बता दें। ये कोई न्यूट्रॉन हो सकता है, ये कोई प्रोटॉन हो सकता है, ये कोई अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पर आएगा एटम से टकराएगा और काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है उसमें लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो एटम एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा देगा। ये जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो चाहे वो कह सकते हैं। एक छोटी सी बात और यहाँ पे कहूँगा कि यार ये जो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे डिस्कशन चल रही है ये वो वाली नहीं है काइनेटिक एनर्जी जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वो वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये एज ए होल एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी बात हो रही है। ये मान लो ये एटम का मास है m और ये ट्रांसलेशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई ½ mv²। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपना घूम रहा है, वो वाली काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है। एज ए होल एटम जो चल रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा है और एटम ऐसे जा रहा है, तो एटम के मूवमेंट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² वाली वो बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का ऐसे ऐसे जो मूवमेंट है वो वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं डिस्कस हुई। वो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी ये होती है, फिर उसमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये उस काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर वो इंटरनली अपना कुछ चल रहा होगा, इंटरनली उसकी कैलकुलेशन चल रही होगी। हमें तो बस टोटल एनर्जी से मतलब होगा कि भाई कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। हम उस काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि यार ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले की है K1 + K2, ये काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की है। काइनेटिक एनर्जी में जितना डिक्रीज हुआ उतना कह सकते हैं लॉस हुआ, और वही हमारा एटम एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर मौजूद घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, ठीक। तो एक बार क्लास रोक के इसको नोट करो पहले, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब आते हैं कोलिजन के रिजल्ट पर। बिल्कुल, अब अभी जो हम रिजल्ट अब लिख रहे हैं ये वो कोलिजन वाले हैं जो मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं। वो देखिए, m1 मास का ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 मास का ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों की टक्कर हुई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। टक्कर के बाद
m1 की वेलोसिटी u1 से बदल के हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी u2 से बदल के हो गई v2। ई जो है ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ई की वैल्यू जितनी कम होती है कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का में जो लॉस होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा, ये याद दिलाते हैं। लोअर इज द वैल्यू ऑफ ई, हायर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हायर इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें ई बराबर 1 जो है वो होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी। ई की वैल्यू 1 से छोटी है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, मतलब जैसे ये वाला जो केस है इसमें के आफ्टर बाद की काइनेटिक एनर्जी बराबर पहले की काइनेटिक एनर्जी, और लॉस के लिए के आफ्टर इज लेस देन के बिफोर। सही है। और E बराबर 0 इसको कहते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चलो मैंने कहा भाई अब इसमें कुछ इक्वेशन वगैरह जैसे एक लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाद का लीनियर मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 बराबर पहले का लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2। लो जी, एक क्वेश्चन ये हो गई। दूसरी चीज़ आप लिखते हो इसमें ई का इस्तेमाल होता है ऐसे v2 माइनस वी1 बराबर ई टाइम्स u1 माइनस u2। ठीक, इन दोनों इक्वेशन जो है इनको यूज़ करते हुए हम एक रिजल्ट निकालते हैं 1 और 2 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि पहले वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, तो हमने कहा भी ऐसा है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कहाँ से आया ये सब है ना, इसको सॉल्व करेंगे, v1 v2 निकालेंगे। पहले ही काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। वो यहाँ रखेंगे, फिर उससे निकालेंगे, तो ये फाइनल रिजल्ट आता है। अब इसमें भी अगर हम मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या पूरी बात लिखता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये E बराबर 0 वाला केस होता है जिसको कहते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप E बराबर 0 इसमें रख देंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 यानी 1, तो यही टर्म तो बचेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। लो जी, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, इससे और ज़्यादा बड़ा लॉस होना पॉसिबल नहीं। ठीक, अच्छा, तो ये कोलिजन वाली चीज़ है, ये हमने अभी कोई एटॉमिक फिजिक्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैकेनिक्स के बेसिक लॉज हैं। और ये जो मैकेनिक्स के लॉज हैं ये आपके एप्लीकेबल होंगे, एटॉमिक लेवल पे काम करेंगे तब भी। दो इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन हुआ, प्रोटॉन का हाइड्रोजन एटम टक्कर हो गया, न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम टक्कर हो गया, कहीं भी कुछ भी कोलिजन होगा, इन लॉस का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, चलो भाई, तो मैंने कहा ऐसा है, ये रिजल्ट मेरे सामने है। इसमें मैं एक छोटी सी बात बस ये समझना चाहूँगा कि अगर हम ये सोचें कि ये दोनों लोग टकराए
तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हो सकता? जैसे यहाँ पे कहा ना, मैक्सिमम इतना ही लॉस हो सकता है। तो चक्कर ये होता है कि अगर आपने इसका काइनेटिक एनर्जी, इसकी जी का पूरा लॉस करवा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे आ जाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी का भी पूरा लॉस करा दिया तो ये भी रेस्ट पे। क्यों? काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देना मतलब स्पीड जीरो, रेस्ट। तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का वायलेशन हो जाएगा। अगर ये दो लोग चल रहे थे, टकराए और उसके बाद दोनों लोग रुक गए, ताकि जितनी काइनेटिक एनर्जी है इन लोगों के पास, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, तो ये अलाउड नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देखिए, टकराने से पहले तो इनके पास लीनियर मोमेंटम है, टकराने के बाद इनके पास लीनियर मोमेंटम नहीं है जीरो है। हर जगह रुके हुए हैं तो मोमेंटम जीरो हो गया ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या हो गया? वायलेशन। इसलिए ये चीज़ अलाउड नहीं होती। जितनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास है पूरी की पूरी लॉस नहीं हो सकती। हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें पूरी काइनेटिक एनर्जी भी चली जाए। क्या? ये दो लोग थे, अपोजिट आ रहे थे, और m1 u1 बराबर था m2 u2, मतलब दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था बराबर और डायरेक्शन थी अपोजिट। तो अगर ऐसा होगा तो नेट लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? अरे एक आदमी के पास 100 मोमेंटम इधर, दूसरे के पास 100 इधर, तो इसका +100 तो इसका -100, मिलाकर नेट मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो अगर पहले का मोमेंटम जीरो है तो बाद का मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। ये सब देखिए, बाद का मोमेंटम जीरो में ये रुक गया, ये रुक गया। अब ये हो सकता है कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आए, टकराएं, और जितनी काइनेटिक एनर्जी थी पूरी की पूरी खत्म हो जाए, दोनों लोग रेस्ट पे आ गए। समझे? ये पॉसिबल है, बट आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग चल रहे थे और दोनों लोग रुक गए, सो दैट उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म, सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। ऐसा अलाउड नहीं होता है मोमेंटम के कंजर्वेशन के चलते। चलो खैर, हमें बहुत डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने थोड़ा समझा दिया। बाकी मेन चीज़ें रिजल्ट। ठीक। अगर कहीं पे ये m1 m2 का मामला ऐसा है कि मान लो एक पार्टिकल का मास बहुत कम है, दूसरे का बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एटम है और इधर से एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है। तो भाई ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास से बहुत ज़्यादा कम होगा। तो उस केस में क्या, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम थोड़ा सिंपल बना सकते हैं कि जैसे इफ़ m1 इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू m2, तो आप m1 + m2 को लगभग m2 लिख लोगे। चलो यहाँ जगह थोड़ी कम है, ठीक से लिख लेंगे। अभी आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लास बुक के इसको नोट करो, जो रह गया वो अभी देखते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि यार जो हमारे दो पार्टिकल हैं उनमें एक का मास दूसरे से बहुत कम है, तब क्या करोगे? इफ़ m1 इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू m2, तो ऐसे केस में आप m1 + m2 को लगभग m2 लिख लीजिए। मान लीजिए ये है 1 और ये है 1000, तो 1 + 1000 लगभग 1000 ही तो हो गया। तो इन दैट केस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो हो सकता है सॉरी, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब E = 0, कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ m1 m2 अपान m1 + m2। अब m1 + m2 को m2 लिख लो, और इंटू u1 - u2 का स्क्वायर, तो ये आगे जाकर हाफ m1 × u1 - u2 का होल स्क्वायर। अगर m1 m2 से बहुत छोटा है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इतना होगा। सही है। अच्छा, और हमने बताया कि भाई मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि m1 m2 से बहुत ज़्यादा छोटा है और m2 एट रेस्ट,
m2 की जो स्पीड है कोलिजन से पहले वो क्या है, 0। तो बहुत हल्का सा पार्टिकल है कोई और बहुत भारी चीज़ से आके टकराता है। इन दैट केस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, तो इन दैट केस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये m1 है, ये चला आ रहा है ऐसे u1 वेलोसिटी से, और m2 जो है वो रेस्ट पर है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद m1 m2 अपना जो है वो चल रहे हैं, ठीक, E बराबर 0 वाला केस, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो है वो क्या होगा, तो मैंने बताया कि यार मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो है इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि E बराबर 0 वाला केस जो कि यहाँ हम दिखा रहे हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर। दिख रहा नहीं दिख रहा, अरे यार u2 को 0 कर दिया ना तुमने, तो u1 माइनस 0 यानी u1 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये m1 की काइनेटिक एनर्जी हो गई k1। दिस इज इक्वल टू k1 यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1। तो अगर कोई बहुत हल्का पार्टिकल बहुत भारी पार्टिकल से आके टकराता है और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो उस केस में मैक्सिमम लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी है लगभग लगभग पूरी काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो E बराबर 0 वाला केस क्या होता है थोड़ा वो और देख लेते हैं, इतना नोट करो पहले। हाँ जी, E बराबर 0 यानी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। उसको हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं बस। जनरली क्या होता है भाई, ये E बराबर 0 कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक। तो आपके पास जो E वाला एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान दीजिए, V2 माइनस V1 बराबर E टाइम्स U1 माइनस U2। अगर E 0 है तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, 0, यानी कि V2 बराबर V1। कोलिजन के बाद दोनों लोगों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। V1 V2 कौन है, कोलिजन के बाद M1 M2 की वेलोसिटीज। तो ये M1 ये U1 वेलोसिटी चल रहा है, M2 U2 वेलोसिटी चल रहा है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हुआ, और होगा क्या कि ये M1 और M2 ऐसे में मिलके एक कंबाइंड मास बना लेंगे M1 प्लस M2, और ये एक ही बराबर वेलोसिटी V1 बराबर V2 बराबर V से चलने लगेंगे। समझे भाई, टक्कर के बाद दोनों लोगों की वेलोसिटी सेम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएंगे, साथ में चलने लगेंगे, तभी तो वेलोसिटी सेम हुई। हाँ बात तो ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये छोटी सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाएंगे तो उसमें वेलोसिटी मिल जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। बाकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस वगैरह का क्या मामला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको कोलिजन वाली, ज़्यादा थोड़ी इसलिए बताया, फिजिक्स में सिंपल रिजल्ट भी बता सकता था कि यार ये बस रिजल्ट होता है और यहीं पे काम खत्म, ये रिजल्ट याद कर लेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे, बट लेकिन थोड़ा उसमें फिर सही से बच्चे जो है उसको समझ नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है। तो इसलिए मैंने डिटेल में कोलिजन वाली बात जो है वो बता दिया। वैसे भी कोलिजन वाली चीज़ पता तो आपको होनी चाहिए, अगर याद थी पहले से तो अच्छा, नहीं याद थी भूल गए थे तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिवीजन हो गया। चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कोलिजन को लेकर बताई। अब ये जनरल कोलिजन की बातें हैं, ये एटम्स के बीच में कोलिजन होगा वहाँ पर भी सब एप्लीकेबल होंगी। चलो तब आते हैं वापस, ये एक एटम है ग्राउंड स्टेट में है और एक दूसरा पार्टिकल आके उससे टकराता है और टक्कर करके अपने एटम को एक्साइट स्टेट में पहुंचाता है। सही, तो उस सिचुएशन को लेके हम लोग फिर बात करना चाहते हैं। ज़रा इसको नोट कर लो, थोड़ी सी चीज़ है, क्लास रोक के नोट करिए जी। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे बताया, अब वो आ गए एटम को एक्साइट करने पे। तो ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m1। ये पार्टिकल कोई भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। u1 वेलोसिटी चल रहा है, ठीक। और इधर ये m2 मास का एटम है, एटम कौन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके लिए बोर का मॉडल एप्लीकेबल होता है, और ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। और ये एटम जो है वो u2 वेलोसिटी चल रहा है। ध्यान दो, एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा होगा सबसे छोटे ऑर्बिट में, वो अलग चीज़ है, और एटम एज ए होल यूँ जा रहा है u2 वेलोसिटी से, वो अलग चीज़ है। तो हम ये पूरा एटम इधर जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। चलो, अब क्या हुआ, इनका कोलिजन हुआ, और कोलिजन होके जो m1 है उसकी स्पीड हो गई कुछ v1, और m2 की स्पीड हो गई v2, और m2 जो है इस पर हमने यहाँ पर इस एटम पे हमने लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक। ये ग्राउंड, इसके लिए n1 बराबर है 1 और इसके लिए n2 बराबर है n, ठीक। अब ये जो एक्साइट हुआ है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो इसमें जो एनर्जी इसको मिली होगी वो कहाँ से आएगी, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज से, ठीक। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल टू, ये फिर से लिख रहा हूँ वही सारी बातें, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट या फ्रॉम n1 बराबर 1 टू n2 बराबर n। हाँ, क्लियर। अच्छा, वो एनर्जी आपको कितनी चाहिए थी, वो डेल्टा ई, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, n1 बराबर 1, n2 बराबर n, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना है, और इसमें एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, डेल्टा ई। ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ई बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर EV, ठीक। हाँ भाई, हाँ सही है, अब तो बहुत बार बताया चुका। चलो, अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या होगा, तो मैंने क्या, लॉस तो ये होता है भाई हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ सही है, और एनर्जी एब्जॉर्ब ये डेल्टा ई। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब एक बात है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस से लेस देन इक्वल टू होना ही चाहिए। अरे कोई भी चीज़ जो है उसकी अपनी कोई मैक्सिमम लिमिट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तक जा सकती है, उससे कम रह सकती है, ठीक। तो यही तो बात लिखी है कि लॉस जो होगा काइनेटिक एनर्जी में वो मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस है उससे लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। लॉस कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, अरे यार जितनी एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब करी एक्साइट होने के लिए, और दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये हमारी कंडीशन आ गई। अगर कहीं पर ये कोलिजन के द्वारा एक्साइटेशन हो रहा है तो उसमें इस तरीके की चीज़ हम लोग डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ऑल अबव रिजल्ट्स आर फॉर कोलिजन इन वन डायमेंशन, समझे। अरे एक आदमी ऐसा आ रहा, दूसरा चल रहा था, टक्कर हुई, टक्कर खा के पहला भी, और ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन पर चलते रहे, टक्कर से पहले भी टक्कर के बाद भी। तो ये हो गया कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब चक्कर ये है कि मान लो एक आदमी ऐसा है, दूसरा ऐसे चल रहा, टक्कर हुई, टक्कर खा के कैसे गया है, कैसे गया। अब ये कोलिजन इन वन डायमेंशन नहीं हुआ, ये कोलिजन इन टू डायमेंशन हो गया। इसमें ये रिजल्ट नहीं लगते, ये कोलिजन इन वन डायमेंशन, जहाँ पर एक ही स्ट्रेट लाइन पर लोग चल रहे हैं, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। अच्छा, अगर कोलिजन इन टू डायमेंशन होगा तब क्या करोगे, तो यार अलग से पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिचुएशन अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। भाई टू डायमेंशन में क्या, तो दो डायमेंशन में मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, फिर एनर्जी का देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, समझे नहीं समझे। तो उसके हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास कोई पहले से मौजूद रिजल्ट्स नहीं है। तो मैंने क्लियर कर दिया कि ऑल अबव रिजल्ट्स आर फॉर कोलिजन इन वन डायमेंशन ओनली। टू डायमेंशन में कोलिजन होगा तो जबरदस्ती ये रिजल्ट नहीं लगाएंगे। सॉरी। एक छोटी सी बात और बताएंगे, वो ये कि जो u1 और u2 है ना, इनको लेके ये रिजल्ट आपने लिख के मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया, कुछ भी लगाया,
तो उसमें होता ही है कि ये U1 और U2 को साइन के साथ रखा जाता है इन रिजल्ट्स में। क्या मतलब, अगर दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी प्लस, लेकिन एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो U1 ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से यूँ, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से यूँ, तो U1 10 है तो U2 4 नहीं होगा, -4 होगा। तो वैल्यू ऑफ U1 U2 जो इस रिजल्ट में रखी जाएगी, इसमें या इससे पहले कोई भी रिजल्ट पड़े हुए हैं तो वो सारे रिजल्टों में U1 U2 की वैल्यू साइन के साथ रखी जाएगी। दोनों इधर हैं तो U1 U2 दोनों पॉजिटिव, एक इधर तो U1 प्लस तो U2 माइनस। छोटी सी बात है बट इम्पॉर्टेंट बात है। U1 एंड U2 ये मैं अलग से लिख रहा हूँ 2 पॉइंट, टू बी प्लेस्ड विद साइन इन ऑल रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आपको ऊपर बताए गए इन सब में। चलो खैर, अगर 1 डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है तो उसके लिए हमें ये बात समझ में आ गई कि जितना एटम को एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो इससे लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई जो एक्साइट होने के लिए एनर्जी हमारा एटम एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस से। तो मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। अब मान लो मैक्सिमम लॉस 40 जूल हो सकता है, तो एटम 40 जूल से ज़्यादा तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा ना भाई। 40 का मैक्सिमम लॉस कर सकते तो ज़्यादा ज़्यादा एटम 40 जूल एब्जॉर्ब कर पाएगा, 30 कर सकता है, 20 कर सकता है, 50 जूल एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर लेगा। जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस 50 जूल का हो नहीं सकता तो एटम 50 जूल एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। ये मैक्सिमम ये वैल्यू है 40 जूल, तो एनर्जी जो मैक्सिमम हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो 40 जूल ही होगी। अच्छा चलो, तो क्लास रोक के इसको नोट करिए, फिर कुछ सवाल देख के जो अभी ये सारी बातें बताई हैं तो इनका कुछ इस्तेमाल सीखेंगे कि यूज़ कैसे करना है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं और उसको कुछ एक्साइट कराने की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ये H एटम है, रेस्ट पर है और ग्राउंड स्टेट में है। और H एटम रेस्ट पर है, ये नहीं कहा गया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो रेस्ट पर है ना। एटम रुका हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा ही, एटम कहीं नहीं जा रहा है, एटम अपनी जगह रुका है। अब क्या हुआ, एक प्रोटॉन आता है इधर से और वो आएगा H एटम से टकराएगा। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है K, ठीक। तो हमसे कहा गया कि K की मिनिमम वैल्यू क्या होगी टू एक्साइट H एटम। H एटम को एक्साइट करने के लिए जो प्रोटॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हम पहले ये सोचते हैं कि अगर H एटम को एक्साइट करना है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कम से कम, फिर उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी का भी डिस्कशन कर लेंगे। एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही जा सकती है कि जो मास ऑफ H एटम है वो लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर माना जा सकता है। ये क्या बात हुई? अरे यार, H एटम में होता क्या है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, उसके अराउंड घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। देखो ये है प्रोटॉन, और अगर प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो ये क्या हो गया, H एटम। ये प्रोटॉन है और ये H एटम है। तो दोनों के मास में कुछ विशेष फर्क तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। ऐसा समझो, प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होता है, समझे। अगर इसका मास है 1 किलोग्राम तो इसका मास होगा 1836 किलोग्राम, तो सही है। तो ये मिला के ओवरऑल 1837 किलोग्राम हो जाएगा, इधर सिर्फ 1836, तो कुछ विशेष फर्क नहीं है, मास लगभग बराबर है। तो किलोग्राम में कह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ 1 किलोग्राम का फर्क होगा, बट वो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो उसमें हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास लगभग बराबर होते हैं। चलो, अब बताना है कि काइनेटिक एनर्जी की कम से कम वैल्यू क्या होगी, ताकि हम इस हाइड्रोजन एटम जो रुका हुआ है इसको टक्कर मार के इसको एक्साइट कर सकें।
ठीक है, तो पहले देखना एच एटम को एक्साइट करने के लिए कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए, फिर वो कंडीशन जो आपको बताई थी वो लगानी पड़ेगी, तब आपका काम हो पाएगा। तो क्लास को रोक के इसको नोट करिए क्वेश्चन को और फिर जवाब निकालिए जल्दी से। हाँ जी, चलो तो देखते हैं सोल्यूशन। हमारे पास ये एच एटम है, ग्राउंड स्टेट में है, इसको ऊपर ले जाना है, तो ऊपर 2 3 4 5 ऐसे खूब सारे हैं। अब आप इसको एक्साइट करना चाहते हो तो प्रोटॉन आएगा, इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मतलब कम से कम एनर्जी के द्वारा आप एक्साइट करना चाहते हैं एच एटम को, तो एच एटम से ही तो कहोगे यार कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात करना, ज़्यादा एनर्जी मत लेना, क्योंकि हम कम एनर्जी के साथ वर्किंग करना चाहते हैं, तो तुम भी ज़्यादा एनर्जी लेके मत एक्साइट होना, जो मिनिमम हो सकता है उतनी एनर्जी लेके एक्साइट हो जाओ। तो एच एटम कहेगा यार मैं एक्साइट होऊंगा तो कम से कम 1 से 2 तो जाऊँगा ना। वैसे तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1 से 2 चले जाऊँ, 1 से 3 चले जाऊँ, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, लेकिन आप ये देखो ना 1 से 2 जाने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, 1 से 3 जाना है तो ज़्यादा, 4 और ज़्यादा, 5 और ज़्यादा, जितना ऊपर जाऊँगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तुम कह रहे हो यार मिनिमम एनर्जी से काम चलाना है, तो मैं भी मिनिमम ही एनर्जी लेने की बात करता हूँ, तो मिनिमम एनर्जी का मतलब हो गया 1 से 2। ठीक, तो ये डेल्टा ई जो है वो लेके हम n1 बराबर 1 से चले जाएंगे n2 बराबर 2 पर। ठीक, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 10.2 EV। ना याद हो तो ना ऐसा करना चाहो तो 1 पे एनर्जी होती है माइनस का 13.6 EV और 2 पे एनर्जी होती है माइनस का 3.4 EV, तो अगर तुम इसका डिफरेंस निकालोगे तो 10.2 EV। तो एच एटम को अगर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो कम से कम एच एटम इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा ही, 10.2 EV, इससे और कम एनर्जी से काम नहीं चल सकता। चलो भाई, एच एटम से तो तुमने बात कर ली कि यार कम से कम एनर्जी लेके काम कर लेना, लेकिन अब कोलिजन में भी क्या होगा वो देखिए। ये प्रोटॉन है, मास m, वेलोसिटी u, और ये एच एटम है, मास m, वेलोसिटी 0, इनका कोलिजन हो रहा है, तो इसका जो मास m1 है वो इक्वल टू m, m2 बराबर m, इसकी वेलोसिटी u1 बराबर u, ये रेस्ट पे है तो u2 बराबर 0। अब इसमें आप एक काम करिए, डेल्टा ई शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। इसके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m u स्क्वायर, सही है नहीं सही है? यही काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैं ठीक, चलो रखो, डेल्टा ई लेस देन इक्वल टू हाफ m इंटू एम अपान m प्लस m इंटू u माइनस 0 का स्क्वायर, तो डेल्टा ई इज लेस देन इक्वल टू हाफ इंटू हाफ m u स्क्वायर। लो भाई, डेल्टा ई लेस देन इक्वल टू k/2, यानी कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 2e, 2 डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 10.2 EV, तो रखोगे तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 20.4 EV। लो भाई, हमें पता चल गया कि अगर प्रोटॉन इधर से आ रहा है तो प्रोटॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20.4 EV या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी चाहिए 20.4 EV, ये आंसर है। इससे और कम जो है वो काइनेटिक एनर्जी लेके अगर प्रोटॉन आएगा तो वो एच एटम को एक्साइट नहीं कर सकता। हालांकि एच एटम को चाहिए तो 10.2 EV से, बट ये प्रोटॉन जो है ये अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। वो मैंने बताया था ना कि अगर कोई पूरी काइनेटिक एनर्जी देगा तो उसे रुकना पड़ेगा, तो रुकेगा तो काइनेटिक तो वो मोमेंटम का कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा। तो उसके चक्कर में क्या, जितनी काइनेटिक एनर्जी है पूरी लॉस नहीं हो सकती, जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो सकता है हाफ के। ये देखिए, ये जो राइट साइड में चीज़ है ये क्या है, ये है मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये प्रोटॉन इधर से आ रहा है जितनी भी काइनेटिक एनर्जी लेके, तो ये कहेगा कि यार मोमेंटम के कंजर्वेशन, कोलिजन के लॉस वगैरह का ध्यान रखते हुए हमारे पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका आधा लॉस कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। अगर मान लो हम 20 EV काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 का लॉस कर सकते हैं। तो क्या 10 एनर्जी अगर हम दे दें तो एच एटम एक्साइट हो जाएगा? नहीं, एच एटम को एक्साइट होने के लिए चाहिए 10.2 EV, तो प्रोटॉन लेके आएगा 20.4 EV कम से कम, सो दैट इसका आधा अगर लॉस हो जाए 10.2 तो उस 10.2 का जो लॉस है
वो H एटम एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप को एक्साइट कर लेगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो ये सवाल कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो समझा ही दिया है आपको पूरा। तो एक बार क्लास रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।